अच्छा, अगर हमें दवाई नहीं खानी है डॉक्टर अंकल, तो मैं भी बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। सर मैं बस, तो डॉक्टर अंकल अगर हमें नहीं खानी है दवाई तो क्या करें? घर में क्या उपाय? क्योंकि पहले डॉक्टर अंकल तो बता देते थे घर में ये कर लेना, दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, अगर वायरल है तो वायरल में किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती। उसमें सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक हाइड्रेशन, आपको पानी पीजिए, लिक्विड्स लीजिए एंड रेस्ट करिए। अगर 2 चीज़ें करते हैं तो वायरल 100% थर्ड डे गायब हो जाता है। अगर आप इसको कहें कि मैं एक टेबलेट खा के ऑफिस चला जाऊँ और काम भी कर लूँ और चला भी आऊँ, तो वो जो 3 दिन ठीक होना है वो कम से कम 8 से 10 दिन लग जा रहे हैं, और उसके बाद 2 हफ्ते तक उसका इफ़ेक्ट आता रहता है। ठीक है, तो मेरा ये कहना होगा कि उस समय दवा मत खाइए कोई भी। जैसे डायरिया भी होता है तो खाली ओआरएस लीजिए, इलेक्ट्रॉल वाटर या ओआरएस जो भी है, अगर आप उसको लेते रहेंगे 1 या 2 दिन रहेगा, उसके बाद जैसे आपका गट क्लीन होता है, अपने आप डायरिया बंद हो जाएगा। उसमें फिर बार-बार आपको किसी एंटीबैक्टीरियल की ज़रूरत नहीं होती। एंटीबैक्टीरियल खाने से डायरिया तो आपने रोक लिया, लेकिन जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो कहाँ जाएँगे? वो तो आपके बॉडी में ही है। इसलिए जिसको डायरिया होता है कम से कम 3-4 दिन, 5 दिन उठ नहीं पाता कई बार। उसकी किडनी श्रिंक कर जाती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप प्रॉपर इनटेक आपका वाटर का अच्छा होना चाहिए, और मतलब कोई अननेसेसरी दवा मत खाइए। अगर बहुत खाना है तो आप एक बी कॉम्प्लेक्स लीजिए, या प्रोबायोटिक्स होते हैं प्रोबायोटिक ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, और ऐसी चीज़ें लीजिए जो कि आपको आप हजम कर सकें उस समय। उसको रोकने की कोशिश मत करिए। जो बॉडी का ये सिस्टम है कि अगर आपको उल्टी हो रही है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है आपके पेट में, जो आप बॉडी टॉलरेट नहीं करे, तो हो जाने दीजिए, उसको निकल जाने दीजिए। डायरिया हो तो बहुत होगा, 2 बार 3 बार 10 बार, इससे बियॉन्ड तो नहीं जाएगा, लेकिन उतना ही इलेक्ट्रॉल लेते रहिए, देखिए अपने आप बंद हो जाएगी, जब तक कि कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर आप अपने आप से दवा नहीं खाएंगे, आप प्रॉपर जाइए डॉक्टर के पास, उसका प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन कराइए, फिर दवा लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आजकल लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं या फिर जागरूक हो गए हैं कि वो स्पेशलिस्ट के पास भागते हैं? अगर उन्हें कोई मामूली सी बीमारी है तो भी सोचते हैं कि अच्छा, अगर मुझे गले में कोई दर्द है तो मैं ईएनटी के पास जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको हल्का सा पेट में कुछ दिक्कत आ रही है तो फिर हो सकता है कि वो उस हिसाब से डॉक्टर के पास चले जाएं, गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास चले जाएं। लेकिन ये जो फैमिली डॉक्टर होते हैं और जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, बड़े अस्पताल होते हैं, इनके बीच का फ़र्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। फैमिली डॉक्टर जो होता है उसका एक जो नज़रिया होता है वो उसका एक कम्प्रहेंसिव एंड पर्सनलाइज्ड केयर देता है। मतलब ही टेक्स एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाट ऑल इज हैपनिंग, ही नोज अबाउट यू, आपकी हिस्ट्री उसको मालूम है, एंड देन ही इज़ गेटिंग यू पर्सनलाइज्ड केयर। जो आप कहीं चले गए, सुपर स्पेशलिटी में चले गए, जैसे एन टीम आप में चले गए, या जहाँ भी जाना हो चले गए, तो ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ़ यू कि क्या एग्जैक्टली अंदर और कौन सी बीमारियाँ हैं। जैसे खाली आँख की प्रॉब्लम थोड़ी है, हो सकता है आपको डायबिटीज़ भी हो, हाइपरटेंशन भी और सब चीज़ें हों, तो वो ही इज़ नॉट गोइंग टू ट्रीट यू दैट वन, वो खाली आँख का ही देखेगा। लेकिन इफ़ यू गो थ्रू ए फैमिली फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर या नोन टू यू, देन ही इज़ गोइंग टू सेंड यू फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। बिफोर दैट उसका जो है डायबिटीज़ हाइपरटेंशन शुड बी कंट्रोल्ड। नहीं तो आई वाले को अगर पता चला कि डायबिटीज़ है आपको या हाइपरटेंशन है, तो आपको वो टच भी नहीं करेगा आपको, वो कहेगा आप पहले इसको ठीक कराइए फिर हमारे पास आइए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पहले रेफ़र करवाइए फिर जाइए। जैसे आपको ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में जाना है तो दे वांट रेफरल फ्रॉम ए पर्सनल डॉक्टर, बिना उसके वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, या यू कम थ्रू द जनरल ओपीडी। तो ये कंसेप्ट है पूरा है, लेकिन आजकल जिस तरह से मशरूमिंग हो रही है मल्टी स्पेशलिटी, उनको अपना अस्पताल चलाना है, तो दे कैन डू एनीथिंग। वो आप आए तो ज़रूरत है ना हो तो अपना कर ही देंगे पूरा, सब इन्वेस्टिगेशन सब कुछ, irrelevant or irrelevant. So ultimately who suffers is the patient. ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर साहब की ज़्यादातर लोग अब टेस्ट पर और दवाइयों पर निर्भर हो गए हैं? मामूली सी भी कोई बीमारी होती है तो हम सोचते हैं कि चलो टेस्ट करवा लेते हैं, स्कैन करवा लेते हैं। देखिए, वही तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब जिस तरह से हालात चेंज हो रहे हैं, लोग गूगल पढ़ के और बाकी जगहों मतलब मीडिया से पढ़ के दे ट्राई टू गेन सम नॉलेज विच इज़ एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट, या उसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि वो पढ़ा उसमें क्या चीज़ है, टू द एक्सटेंट दैट उसमें लास्ट में लिखा होता है कैंसर भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो यू कैन नॉट इमेजिन द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट पर्सन इज गोइंग टू हैव, और वो फिर भागता है चारों तरफ, एक के पास गया दूसरे के पास, नहीं, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, बिकॉज उसके अंदर वो आ गया कैसे है। तो जब तक आप उसको प्रॉपर टेस्ट नहीं कराएंगे, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। और उस चक्कर में क्या होता है कि ही इज गोज टू द मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल टेस्ट आर बीइंग डन, और हर टेस्ट इज़ नॉट करेक्ट। जैसे आपने अल्ट्रासाउंड भी कराया तो पर्सनलाइज्ड है, मतलब जो कर रहा है वो पता नहीं कितना नॉलेजेबल है, कैसे करके दे रहा है,
और पता है उसमें थोड़ा सा भी कोई मिस्टेक आ गई तो आपकी ज़िंदगी तो उसने नर्क कर दी। अगर आपके पता कह दिया कि यहाँ पे कोई गांठ है या कुछ है तो आपका नींद तो हराम हो गई और वो टेंशन में रहेंगे कि जब तक उसका कुछ निकले ना। तो अगर कोई दूसरा कह दिया कि आप मत जाइए, यहीं रुक जाइए, तो वो नहीं रुकेगा, वो तो कहीं ना कहीं जाएगा ही अपनी सोल्यूशन के लिए। तो उस चक्रों में क्या होता है कि ये छोटी चीज़ हैज़ बिकम ए बिग साइज। तो ये हम टेस्ट ही कितनी बार करवाएं बताइए, क्योंकि देखिए कोई जो इसका टेस्ट कोई एक होता है रूटीन होता है। हाँ आजकल बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि भाई आप कहीं भी लैब में चले जाइए कि आप मेरा जो है हेल्थ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर लीजिए, तो उसने निकाला ब्लड सैंपल और डाल दिया उठा के, विदाउट कि उसकी लैब जो है वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है या नहीं है, प्रॉपर रिजल्ट देती है कि नहीं देती। क्योंकि आजकल सब चाइनीज़ मेड इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट निकाला आपको पकड़ा दिया, बट यू आर नॉट अवेयर कि हाउ ऑथेंटिक दे आर। और दूसरी बात जैसे इन्होंने पूछा कि भाई कब टेस्ट कराना चाहिए, तो एक बार प्रीलिमिनरी टेस्ट तो भाई एज ऑफ 30-35 करा जरूर करा लेना चाहिए कि भाई आप कोई बीमारी से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा 35 एंड 40 के बीच में अगेन सेकंड आफ्टर 5 ईयर्स यू शुड अगेन गेट इट चेकड अप एवरीथिंग, बिकॉज आजकल जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लॉट ऑफ दिस कैंसर डिजीजेज दे आर कमिंग अप, तो उसमें 40 के आसपास जरूर कराना चाहिए फॉर लेडीज एंड फॉर जेंट्स। एंड आफ्टर 45 years, every 2 years you should get it done up to 50 years, and after that I think every year you should get it done, especially for heart checkup, for diabetes, for hypertension, especially gynae checkups, because you are getting a lot of cases of cancer nowadays with the uterine। ये उसके बाद तो रेगुलर फॉलोअप होना ही होना चाहिए। और बच्चों को लेके बच्चों में देखिए जब तक कि कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वो अप टू 2-3 ईयर्स तक उनकी पूरी चेकअप हो जाता है इनिशियल जो होता है, और उसके बाद जो है जब तक कोई ज़रूरत ना है वन शुड नॉट गो, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा बिल्कुल ही ना जाए। हाँ नहीं, क्योंकि वो जाने के बाद वो बच्चे कोऑपरेट नहीं करते और कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होके और वो फिर वो उल्टी सीधी दवाएं शुरू हो जाती हैं और फिर बच्चे तो फिर जिसको कहते हैं कि दे बिकम सिक विदाउट एनी सिकनेस।